नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है द्विपति। पड़ोस में दुर्घटना हो गई है। गृह स्वामिनी की बिजली के करंट से मौत हो गई है। भरा पूरा परिवार, बेटे बहू, पोते पोती, बेटी बेटा, कोई नहीं बता पा रहा है कि आखिर करंट लगा कैसे। अभी तो अच्छी खासी थी, प्लग में आखिरकार हाथ लगाया क्यों उन्होंने। आसपास मिक्सी, आयरन या कोई भी विद्युत उपकरण ऐसा न था कि जिसके लगाने के चक्कर में प्लग पर हाथ पड़ गया हो। ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठा हो गया है और सभी इसको अनहोनी दुर्घटना मान ले रहे हैं। उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया है और अंतिम संस्कार के बारे में सोचा जाने लगा है। किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, अतः 3-4 घंटों के अंदर ही उनके इस घर से विदाई हो जाएगी। मेरा घर उनके घर से बिल्कुल सटा हुआ है, अतः मैं अपने घर कुछ देर के लिए आ जाती हूँ। मैं सब लोगों के समक्ष तो कुछ न कह सकी, पर मैं जानती हूँ कि यह एक दुर्घटना नहीं, आत्महत्या है। मैंने कुछ मास पूर्व ही यह घर खरीदा है और बगल की गृह स्वामिनी की शांत मुद्रा, सौम्य चेहरे और सात्विक सुंदरता ने मुझे सदैव आकर्षित किया है। सामने के मंदिर में सुबह सुबह स्नान करके भीगे लंबे काले केशों के साथ जब वे पूजा करती तो लगता साक्षात देवी जी ही पूजा करने के लिए पधारी हैं। इसी प्रकार मंदिर में जब वह अपने सुमधुर स्वर में गाती तो साक्षात सरस्वती का अवतार लगती। लेकिन मोहल्ले में उनकी कोई खास इज्जत न थी। लोग कहते उनका अपने जेठ के साथ अनैतिक संबंध है और पीठ पीछे लोग इन बातों की चर्चा और उन पर निंदा रस का आनंद लेते। लेकिन मुझे तो वह चेहरे से सती साध्वी और तेजस्विनी लगती। मुझे लोगों की बात पर विश्वास ना होता। आखिर चेहरा इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। मेरा उनसे परिचय केवल हाय हेलो तक ही था, क्योंकि वह बहुत कम संभाषण करती थी। परिवार से भी कोई खास परिचय न था। हाँ, देखने में वे अच्छे खासे रईस लगते थे। बड़े भाई की सरकारी नौकरी थी जिससे वह रिटायर्ड हो चुके थे और छोटे भाई का अच्छा खासा बिजनेस था और शायद बड़ा बेटा भी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। कुछ दिनों से सुना था कि बड़े भाई यानी उनके जेठ हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी बीमार हैं। डॉक्टरों ने बचने की संभावना कम बताई थी। अक्सर जल्दी में गृह स्वामिनी को मैंने रात में ऑटो से हॉस्पिटल जाते देखा और सुबह मेरे कॉलेज जाते समय उन्हें वापस आते देखा है। कई बार सोचा पड़ोसी होने के नाते उन्हें हॉस्पिटल जाकर देखाऊं, पर कॉलेज और घर के चक्कर में समय ही न निकाल सकी। आज सुबह कॉलेज जाने पर पता चला कि किसी रिटायर्ड प्रोफेसर की मृत्यु हो गई है, अतः शोक सभा के बाद कॉलेज में छुट्टी हो गई। मैंने सोचा चलो हॉस्पिटल होकर चलते हैं। हॉस्पिटल में उस समय वह उनके पास थी। बिस्तर पर एक निरीह प्राणी पड़ा था जो कि देखने से पता चल रहा था कि किसी समय एक सौम्य, सुदर्शन और रौबीला व्यक्तित्व रहा होगा। अभी मुझे बैठे कुछ समय ही हुआ था कि गृह स्वामिनी के पास उनके घर से फोन आया। मोबाइल के सेट में शायद कुछ गड़बड़ी थी, अतः मुझे उधर का वार्तालाप भी धीमे परंतु स्पष्ट स्वरों में सुनाई दे रहा था। माँ, कितनी देर लगा रही हो? पता था ना आज दीपा का एग्जाम था। वह सुबह ही कॉलेज चली गई है और अनन्या कैसे अकेले बच्चों और घर को संभाल पाएगी। कहा था कि जल्दी आ जाना, पर तुम्हें बड़े पापा का मुंह आने दे तब ना। गृह स्वामिनी यह सुनकर लगा एकदम अपराध बोध से ग्रस्त हो गई और बोली, बस आ रही हूँ, बगल वाली आंटी आ गई हैं इसलिए थोड़ी देर हो गई। उसके बाद वे उनसे बोली, अब मैं चल रही हूँ, अनन्या घर पर अकेली है। उनके जाने के नाम पर उनके जेठ की आंखों में आंसू आ गए। उनका हाथ पकड़कर बोले, बस कुछ देर और बैठ जाओ फिर चली जाना। यह सुनकर गृह स्वामिनी की आंखें भी नम हो गईं। वे मुझसे बोली, क्या आप कुछ देर और बैठ सकती हैं? आपको कोई काम तो नहीं है? क्या आप यहाँ से सीधे घर जाएंगी? यदि आप कुछ देर बैठ जाती तो मैं भी कुछ देर और रुक जाती, फिर आपके साथ कार से ही घर चली चलती। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, फिर आपके साथ सीधे घर चली जाऊंगी। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें जेठ और छोटे भाई की पत्नी के अलावा कुछ और संबंध है, जैसा कि पड़ोसी कहते हैं। फिर भी मुझे उन्हें देखकर श्रद्धा सी हुई। थोड़ी देर बाद वह मेरे साथ घर चलने को उद्यत हो गई। कार में बगल वाली सीट पर बैठकर कुछ देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोली, मोहल्ले में लोग मुझे चरित्रहीन कहते हैं, मेरे बच्चे भी मुझको ताना देते हैं। आप एक कहानीकार हैं, ऐसा मैंने सुना है, मानव मन को समझ सकती हैं, इसीलिए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। फिर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। मेरे पति और मेरे जेठ सौतेले भाई हैं। जेठ पति से 12 साल बड़े हैं। घर में दो ही संतानें थी। फिर सासू माँ भी बड़े बेटे से प्यार करती थी, तो सगे सौतेले जैसा कोई भाव न था। बड़े भाई की शादी हो गई। उनकी पत्नी भली महिला थी, पूरे परिवार को बड़े मनोयोग से संभाल कर रखा था। ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। एक तो बड़े भाई की कोई संतान न थी, दूसरा छोटा भाई काफ़ी छोटा था। माँ भाई भाभी के प्यार में बिगड़ गया, न पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता और न ही किसी और काम में। इसी छोटे भाई की पत्नी बनकर मैं आई।
पति कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे, पर उसमें केवल घाटा होता था। जहाँ जेठानी की शादी के 12 वर्षों तक कोई संतान न हुई, वहीं 3 वर्षों में ही मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। जेठ की अच्छी खासी नौकरी थी, अतः पति के बिजनेस में हुआ घाटा पता ही नहीं चलता। मेरे बच्चों को तो जेठ और जेठानी अपने ही बच्चों की तरह मानते, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते। हालांकि मुझे इस तरीके से पराश्रित रहना बहुत खलता। धीरे धीरे करके मेरी शादी को भी 4 साल पूरे होने को आए, पर तभी जेठानी को पता नहीं क्या बीमारी हुई। वह 4 दिन के बुखार में चल बसी। डॉक्टर भी उनकी बीमारी को न समझ पाए। जेठ तो एकदम विक्षिप्त से हो गए। मैंने दोनों बच्चों को ले जाकर उन्हें दे दिया और कहा, भाई साहब, इन्हें अपने ही बच्चे समझिए, इनमें अपना मन बहलाइए और दीदी को भूलने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जेठ सामान्य हो गए, बच्चों में ही दिल लगाने लगे। रिश्तेदारों ने दूसरे विवाह की बात की, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। बोले, उसकी जगह दूसरे को नहीं दे सकते। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मैंने तीसरी संतान को भी जन्म दिया। घर का पूरा खर्चा जेठ ही संभालते थे। पति के बिजनेस में एक कौड़ी का भी फायदा नहीं होता था, ऊपर से जमा पूंजी का ही नुकसान हो जाता था। जेठ ने भले ही हमारे बच्चों में अपना दिल लगा लिया था, पर जीवन साथी की कमी और अकेलापन उन्हें धीरे धीरे अखरने लगा। घर में अड़ोस पड़ोस में अब कोई उनके विवाह के बारे में सोचता न था। कहीं ना कहीं मेरी सास भी उनके विवाह न करने से खुश थी कि उनके छोटे बेटे का परिवार तो अच्छे से चल रहा है। एक आध बार मेरे जेठ ने ढके मुद्दे स्वरों में अपने विवाह की इच्छा जाहिर की, तो मेरे पति और सास ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। थक हार कर उन्होंने अपनी शादी का अखबार में विज्ञापन दे दिया। शादी के प्रस्ताव भी आने लगे। वे जब इस संबंध में छोटे भाई से बात करते तो वह कहते, भैया आपकी शादी के बारे में मैं क्या बताऊं? और माँ से बात करने पर जवाब मिलता, अखबार की लड़की, अरे सब धोखाधड़ी ही रहती है। तुम्हें शादी करनी है तो नाते रिश्तेदारों में कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मेरी सास और पति दोनों ही जेठ के पुनर्विवाह के फैसले पर खुश न थे। पति तो एकदम चिंता में ही पड़ गए, रात रात भर जागते रहते। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें चिंता की क्या बात है। आखिर मैंने पूछ ही लिया, आखिर आप भाई साहब की शादी के नाम पर इतने परेशान क्यों हैं? तुम नहीं परेशान हो? मैं क्यों परेशान हूँ? वे शादी कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? उन्हें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। पर हम लोगों का क्या होगा? हमारा तो पूरा परिवार ही उन्हीं की आय पर चलता है। शादी हो जाएगी तो भैया अपनी गृहस्थी पर खर्च करेंगे कि हमारी? क्यों, जब दीदी जीवित थी तो भाई साहब हम लोगों पर खर्च नहीं करते थे? तब की बात और थी। ज़रूरी नहीं कि भाभी ही जैसे भैया की दूसरी पत्नी भी मिले। और फिर अगर उनके बच्चे हो गए तो? आप भी क्या बात करते हैं? क्या हम लोग हमेशा दूसरों के भरोसे जीवित रहेंगे? और क्या करेंगे? देखती तो हो, पढ़ा लिखा मैंने है नहीं, और जो भी व्यापार करता हूँ उसमें फ़ायदा होना तो दूर, पूंजी भी चली जाती है। इतना निराश क्यों होते हैं? भगवान है ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। इधर जेठ भी जैसे जैसे अपनी शादी को लेकर गंभीर होते गए, मेरे पति की चिंता उतनी ही बढ़ती गई। और एक दिन जो मेरे पति का प्रस्ताव आया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस दिन रात के लगभग 2 बजे थे। मेरी नींद खुली तो पति को लंबी सांसें लेकर टहलता पाया। क्या बात हो गई? मैंने कहा। कुछ नहीं, वे बोले। कुछ तो है। आप अपने भाई साहब की शादी को लेकर परेशान है ना? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप बेकार की बात से अपने को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। अचानक मुझे अपने पति की आवाज़ बहुत दूर से आती लगने लगी। शायद अब वह जो कहने जा रहे थे उसके लिए उन्होंने बहुत साहस बटोरा होगा। वे बोले, अपने और परिवार की भलाई के लिए एक बात कहूँ, मानोगी? कहिए। भैया को अपने मुंहपाश में बांध लो। थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क में सब कुछ शून्य हो गया। मैं विश्वास ही न कर सकी कि कोई पति अपनी पत्नी के सामने ऐसा प्रस्ताव रख सकता है। और जब चेतना लौटी तो गुस्से और शोक से मैं कांप उठी। मैंने अपने पति का कॉलर पकड़कर एकदम से झकझोर दिया। ये बात कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम पति हो कि दलाल? पति तो पत्नी की इज्जत पर जरा भी आंच सहन नहीं कर सकता, और तुम स्वयं मेरी इज्जत पर आग लगाने पर तुले हो। और भी न जाने क्या क्या मैं गुस्से में कहती गई, मुझे याद ही नहीं। मेरे पति चुपचाप सिर झुकाकर सुनते रहे, फिर चुपचाप कमरे से चले गए। हम दोनों में अनबोला हो गया। हफ्तों हो गए मेरे पति सिर झुकाए रहते और मैं यंत्र चालित सा घर का काम करती, पर मन में उनके प्रति हिकारत भरी रहती। एक दिन मेरे पति ने साहस करके कहा, तुम मुझसे घृणा करने लगी हो, मैं जानता हूँ। एक पति होते हुए वह प्रस्ताव रखते हुए मुझे कितनी वेदना हुई होगी, तुम नहीं समझ पाओगी। पर अपनी बार बार की व्यापार की असफलता और बच्चों का भविष्य सोचकर ही मैं इतना अधिक परेशान हो गया कि मैं तुमसे यह बात कह गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं मन से तो उन्हें माफ़ ना कर सकी, पर दिन गुजरते रहे। उस बार जेठ ने मासिक खर्च के लिए माँ को रुपए दिए। मेरे पति ने व्यापार में लगा दिया।
हमेशा की तरह घाटा हुआ और घर में महीने का सामान भी नहीं आ पाया। किसी को यह बात जेठ से कहने की हिम्मत न थी, क्योंकि इसके पूर्व ऐसी ही घटना होने पर सास के पुनः पैसे मांगने पर जेठ ने सुना दिया था। छोटे से कहो कुछ काम न करे, क्या मैं उसके और उसके परिवार को जन्म भर बैठकर खिलाऊंगा? इस तरीके से पैसे का नुकसान ना किया करे। क्या पैसे पेड़ पर फलते हैं? आइंदा ऐसी गलती करने पर मैं पैसे नहीं दूंगा। अब क्या हो, जो थोड़े बहुत मैंने और सास ने गृहस्थी के खर्च से पैसे बचा कर रखे थे, गृहस्थी के होम में जलकर राख हो गए। पति के दोस्तों से कोई उधार मिलने की उम्मीद न थी, क्योंकि वे पति की आर्थिक स्थिति अच्छी तरीके से जानते थे। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है। जो थोड़ा था वह बच्चों को और जेठ को बनाकर खिला दिया, और हम तीनों बड़े भूखे पेट ही रह गए थे। छोटा दूध के लिए चिल्ला रहा था और घर में दूध की एक बूंद भी न थी, और ना ही घर में एक पैसा। विवशता से मेरी आंखों में आंसू निकल आए। अंत में छोटा रोते रोते सो गया। मेरी आंखें पति की ओर उठी। वह कातर नेत्रों से मुझे देख रहे थे, और अचानक मुझे जाने क्या हुआ, मेरे पैर जेठ के कमरे की ओर मुड़ गए। एक पत्नी माँ से हार गई थी, और जेठ जिनकी पुरुष देह इतने दिनों से संसर्ग को तरस रही थी, सारे रिश्ते नातों को तोड़कर इस षड्यंत्र के शिकार हो गए। मेरे परिवार को तो आर्थिक सुरक्षा मिल गई, पर मेरी जिस पत्नीत्व का अपमान हुआ था, उसका दंश मेरी आत्मा को हमेशा सालता रहा। जेठ दूसरी शादी की बात भूल गए और मेरे परिवार को ही अपना परिवार समझने लगे। धीरे धीरे पति को व्यापार में लाभ होने लगा। अच्छी खासी घर में समृद्धि आ गई। मेरे छोटे को तो जेठ बिल्कुल ही अपने पुत्रवत मानते थे। मैंने भी एक तरीके से उन्हें दे दिया था। छोटे की हर फरमाइश पूरी करना जेठ के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। समाज वाले तो वैसे ही बिना बात के बतंगड़ बना देते हैं, और यहाँ तो बात ही सच थी। मोहल्ले वालों को मुझे चरित्रहीन करार देते समय न लगा। बच्चे भी बड़े होने लगे। वे भी थोड़ी थोड़ी सारी बातें समझने लगे थे। मैं अपनी ही नज़रों में शर्मसार होती, पर क्या करती। पति का व्यापार यद्यपि चल निकला था, पर जेठ के पैसों पर अधिकार वह छोड़ना नहीं चाहते थे। अब मेरे जेठ रिटायर हो गए हैं। सारी ग्रेच्युटी और फंड में से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने छोटे को और बेटी की शादी के नाम पर कर दिया है, और उसके बाद वे घर के लिए एक व्यर्थ की वस्तु बनकर रह गए। खाना पीना इसलिए मिल जाता है क्योंकि उन्हें अभी पेंशन मिल रही है। मुझसे उनकी यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होती। भले ही मैं उनके पास स्वार्थवश गई, पर मानवता भी कोई चीज़ होती है। इधर जब से जेठ बीमार पड़े हैं, घर में और भी तनाव चल रहा है। दिन भर तो किसी तरीके से कोई हॉस्पिटल आ भी जाता है, पर रात में कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। मैं घर का दोनों समय का काम निपटा कर रात में आती हूँ तो नित्य प्रति ताने सुनने पड़ते हैं। बच्चों की बात तो एक बार सुनकर ना भी ध्यान दूँ, पर मेरे पति को भी मेरे रात में रुकने से असुविधा होती है। जब पति को ज़रूरत थी तब रात बांटने में उन्हें असुविधा ना हुई, पर अब जब जेठ को ज़रूरत है तो मेरे पति को असुविधा हो रही है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो पा रही हूँ। बताइए मेरा क्या कसूर है? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। थोड़ी देर में वे सामान्य हुई। तब तक घर आ चुका था। मैं अपने घर चली आई और वे अपने घर चली गईं। अभी मैं कपड़े बदल भी न पाई थी कि डोरबेल बजी। हॉस्पिटल के ही कपड़ों में वह विषिक्तावस्था में खड़ी हैं। मैंने कहा क्या हुआ? वे बोली मैं अपमान की आग में अंदर तक जल रही हूँ। आपका बाथरूम कहाँ है? अभी आप मुझसे कुछ मत पूछिए। मैंने इशारे से उन्हें बाथरूम बता दिया। वहाँ जाकर वह शावर खोलकर बैठ गई। मैंने एक आध बार और पूछने की कोशिश भी की, क्या बात हुई, पर उन्होंने बाथरूम से कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15-20 मिनट बाद वे भीगे वस्त्रों में ही बाहर निकली। मैंने उन्हें अपनी नाइटी पहनने को दी। उसे पहनकर वह मेरे पास सोफे पर आकर बैठ गई और पथराई आंखों से दीवार देखती रही। मैंने उन्हें चेतना में लाने के लिए झकझोरा और पूछा, क्या हुआ? वे बोली, क्या बताऊँ, मैं अपमान की आग में अंदर तक जल रही हूँ। वे फिर एकदम से बेचैन होने लगी। मैंने उन्हें पानी लाकर पीने को दिया। काफ़ी देर बाद वे थोड़ा सामान्य हो सकी और फिर बोली, जानती हैं भाभी जी, मैं जब घर गई तो मुझे बाहर से ही बेटे की मुनमुनाहट सुनाई दी। फ़ोन करके भी मम्मी से कह दिया था कि आज जल्दी घर आ जाना, पर मम्मी पर भला क्यों असर होने लगा? उन्हें तो बड़े पापा का मोह छूटे तब ना। इसके बाद बहू की आवाज़ सुनाई दी, पापा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कैसे बड़े पापा और मम्मी की रासलीला बर्दाश्त करते रहते हैं? कभी विद्रोह क्यों नहीं किया? इसके उत्तर में जानते हैं मेरे पति ने क्या कहा? घर की सुख शांति और बच्चों का मुख देकर खून के घूंट पीता रहा। बहू ने कहा, समझ सकती हूँ पापा आपकी स्थिति। जब घर की स्त्री ही घर की इज्जत दांव पर लगा दे तो पुरुष बेचारा क्या करे? मैं इसके बाद कुछ भी न सुन सकी। मेरा सर्वांग अपमान से जल उठा। उस जलन से परेशान होकर भी मैं अपने घर के दरवाजे से आपके पास लौट आई। अपने ऊपर इतना पानी डालने के बाद भी मेरी जलन शांत नहीं हुई। इतना कहकर वह पुनः बेचैन होकर टहलने लगी। मैंने उन्हें सांत्वना दी, पर वह बोली, अब मैं उस घर में ना जाऊंगी। कहीं जाकर रेल की पटरी पर लेटकर या कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा, आत्महत्या आप क्यों करेंगी? आखिर आपने क्या गलत किया है?
और यह बात आपके पति भी मन से अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप दोषी नहीं हैं। एक बार उनसे पूछकर तो देखिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं बहुत मुश्किल से ही समझा बुझाकर उन्हें घर भेज सकी। अभी 2-3 घंटे ही हुए थे कि उनके घर वह दुर्घटना घट गई। मेरा मन उसे दुर्घटना नहीं मान रहा है, पर मेरे मानने न मानने से क्या होता है। अंतिम संस्कार भी हो गया, पर आज जब मुझे उनका पत्र मिला तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वह दुर्घटना नहीं बल्कि आत्महत्या थी। उन्होंने पत्र में लिखा था, जब तक यह पत्र आपको मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुकूंगी। जानती हूँ सब लोग मेरी मृत्यु को दुर्घटना ही मानेंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं जानबूझकर मृत्यु का वर्ण कर रही हूँ। मैं यह पत्र पोस्ट करने के बाद या तो आग लगा दूंगी या बिजली के नंगे तार छूकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। कलंक गाथा के साथ तो जीने की आदत पड़ गई थी, पर कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे पति मेरे बलिदान की कद्र करते होंगे। और इसी आशा से आपके कहने पर मैंने अपने पति से यह प्रश्न पूछा, आपने मुझे बहू के सामने सरासर दोषी क्यों ठहराया? अगर आप सच नहीं बता सकते थे, कम से कम चुप तो रह सकते थे। यही मेरे लिए बहुत था। मुझे इस प्रश्न के उत्तर में आशा थी कि वे मुझसे माफ़ी मांग लेंगे, पर वे तो एकदम मौन हो गए। मेरे बार बार कुरेदने पर जानती हैं उन्होंने क्या कहा? क्या गलत कहा मैंने? किस सच की बात कर रही हो? क्या भैया से तुम प्यार नहीं करती हो? मुझे क्या समझ में नहीं आता? पर सब कुछ जानबूझकर भी मैं देखा करता रहा, केवल अपने परिवार की इज्जत और शांति के लिए। मैं एकदम सख्ते में आ गई और बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी इच्छा से ही उनसे संबंध बनाए हैं। अगर मेरी इच्छा का इतना ही ख्याल करती हो और तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो सारे परिवार के विरोध के बावजूद तुम रात में हॉस्पिटल में रुकने क्यों जाती हो? मैं तुम लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूँ कि किसी का सब कुछ छीन कर उसे असहाय अकेला मरने के लिए छोड़ दूँ। और अगर तुम इसी को प्यार करना कहते हो तो हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरा इतना कहना था कि मेरे पति एकदम गुस्से से बौखला गए। बोले, साली मुझे पहले से ही शक था, पर आखिर सच्ची बात मुँह से निकल ही गई कि तू भैया से प्यार करती है। उल्टा व्यभिचारिणी। अब तक उनकी आवाज़ सुनकर बहू और दीपा भी आ गई थी। आकर उन लोगों ने मेरे ऊपर एक नफरत भरी दृष्टि डाली और मेरे पति को संभालने लगी। पापा शांत हो जाइए, प्लीज़ अपने आप को संभालिए। मेरे दिल पर क्या बीत रही है इससे उन्हें कोई वास्ता न था। वे लोग अपने पापा को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं काफ़ी देर तक चेतना शून्य बैठी रही। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने ऊपर लगे कलंक को तो मैं अभी तक बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मन में कोई अपराध बोध न था। और यह भी विश्वास था कि दुनिया चाहे जो कहे, मेरे पति मेरे साथ हैं। आज वह विश्वास भी चकनाचूर हो गया। कैसे आसानी से उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया और बच्चों की आंखों में जो अभी तक मेरे लिए तिरस्कार का भाव था, उसे नफरत के रूप में बदलते मैंने अभी अभी देखा था। कैसे सामना कर पाऊंगी इन सब का? मेरा त्याग और बलिदान मेरी कलंक गाथा का विभत्स रूप धारण कर चुका था। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? इसीलिए अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ। आप शायद मेरी बात समझा सकें, इसलिए आपको पत्र लिख रही हूँ। एक अभागिनी। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिर गिर कर उस पत्र के अक्षर को धुंधला करने लगे। पारिवारिक और राजनीतिक स्वार्थों के चलते द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना पड़ा, पर उसे परिवार में सम्मान मिला। समाज में भी उसकी गिनती महान और सती नारियों में होती रही, पर परिवार के सुख की बलिदेवी पर चढ़ने वाली इस द्विपति के भाग्य में केवल उपेक्षा, नफरत और कलंक ही विधाता ने लिखी थी, जिसकी वह अधिकारिणी न थी। उसकी कहानी आप लोगों तक पहुंचाकर उसके लिए मैं अपनी एक छोटी सी श्रद्धांजलि भेंट कर रही हूँ। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक था द्विपति। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलूंगी फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।